नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले 2 अध्यायों में हमने सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार और प्रमुख पूरा स्थलों के बारे में चर्चा की। इस व्याख्यान में आज हम सिंधु सभ्यता के कालक्रम और हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता का सही कालक्रम निर्धारित करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। एक तो वैदिक साहित्य से, वैदिक सभ्यता से उसका संबंध स्पष्टतया स्थापित नहीं हो पाया है। दूसरे, अलग अलग क्षेत्रों में सभ्यता के उदय, विकास एवं पतन की प्रक्रिया में समय का अंतराल पाया जाता है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। सर्वप्रथम अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण को 2500 ईसा पूर्व में निर्धारित करते हुए हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभ की तिथि 2800 ईसा पूर्व के आसपास प्रस्तावित की है। इसी प्रकार मॉर्टिमर व्हीलर ने 1946 में हड़प्पा में उत्खनन करने के बाद पश्चिमी एशिया से प्राप्त सिंधु सभ्यता की 12 मुहरों को आधार बनाकर इस सभ्यता का कालक्रम प्रस्तुत किया। उनके अनुसार इस सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य होनी चाहिए। व्हीलर का मत था कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, अतः सिंधु सभ्यता 1500 ईसा पूर्व के आसपास आते आते लगभग पतन उन्मुख हो चुकी थी। इसी प्रकार सन 1956 में वाटर फेयर सर्विस ने यह मत प्रकट किया कि बहुत से पुरा स्थलों पर सिंधु सभ्यता के संक्षिप्त काल विस्तार देखने को मिलते हैं, जिससे ये नहीं लगता कि सभ्यता का काल 1 वर्ष का रहा होगा और उसमें कोई परिवर्तन न हुआ होगा। फेयर सर्विस ने हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की काल अवधि को 500 वर्ष के आसपास स्वीकार किया है और उनके अनुसार सिंधु सभ्यता का काल अनुक्रम 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास ठहरता है। इसी प्रकार रेडियो कार्बन पद्धतियों की खोज के पश्चात इस पद्धति से हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों से कोयले के नमूनों के आधार पर तिथियां निर्धारित की गई हैं। विभिन्न पुरा स्थलों से प्राप्त लगभग 2 दर्जन रेडियो कार्बन तिथियों के आलोक में डॉक्टर D.P. अग्रवाल ने इस सभ्यता का कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच रखा है। इस कालक्रम को मोटे तौर पर विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। तदनुसार इस सभ्यता की परिपक्व अवस्था का काल 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के आसपास होना चाहिए। इसी प्रकार अनेक नवीन उत्खनन और अनुसंधानों से हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक तिथि क्रम के संबंध में अनेक तथ्य प्रकाश में आ गए हैं। बालाकोट, धोलावीरा, कुनाल और हड़प्पा में किए गए पूर्व हड़प्पा स्तरों के उत्खननों से जो पूरा अवशेष मिले हैं, उनकी तिथियां 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रखी जाती है। इन तिथियों के आलोक में सिंधु सरस्वती सभ्यता का उद्गम 4वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में रखी जा सकती है। और जैसा कि पुराविद डॉक्टर S.P. गुप्ता ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता उतनी ही प्राचीन है जितनी मेसोपोटामिया की सभ्यता। बल्कि यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थल से एवं हड़प्पा के पूर्व कोटदीजिस के स्तरों से प्राप्त तिथियों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के उद्गम की तिथि 5वीं सहस्त्राब्दी के आसपास पहुंच जाती है। यदि इसी प्रकार की तिथियां सिंधु सभ्यता के अन्य स्थानों से भी प्राप्त हो जाए तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता है और मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं उसके बाद के काल की हैं।
इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसकी उत्पत्ति किन लोगों द्वारा हुई, इसके बारे में भी विभिन्न मत विद्वानों के मध्य पाए जाते हैं। इस संदर्भ में विशेषकर दो मत, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और देशज या स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। आरंभिक वर्षों में किए गए उत्खननों में हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी नगरीय संस्कृति के स्वरूप में सामने आई जिसके विकास की प्रारंभिक पृष्ठभूमि पूर्णतया स्पष्ट नहीं थी। अतः हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्रारंभ में अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्राप्त हुए। ऐसी स्थिति में इसे भारत की भूमि पर एक सांस्कृतिक विस्फोट के रूप में देखा गया। सर मॉर्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल आदि विद्वानों ने ये विचार प्रस्तुत किया कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किसी विदेशी सभ्यता से हुई है। उनके अनुसार यह विदेशी सभ्यता मेसोपोटामिया या सुमेरिया की हो सकती थी। इन विद्वानों ने अपने मत के समर्थन में अनेक तर्क भी प्रस्तुत किए, जैसे दोनों सभ्यताओं की समानताएं, दोनों सभ्यताओं के तिथि क्रम में सिंधु सभ्यता का सुमेरियन सभ्यता के जस्ट पीछे होना, दोनों सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संपर्क इत्यादि कुछ ऐसे प्रमाण थे जिससे उन्होंने इस सभ्यता को विदेशियों के द्वारा विकसित किए जाने के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए। परंतु बाद के काल में हुए उत्खननों ने सिद्ध कर दिया कि ये सभ्यता विदेशियों द्वारा नहीं बल्कि स्थानीय तत्वों द्वारा ही विकसित की गई थी। अनेक स्थलों पर की गई खुदाइयों से हमें सिंधु सभ्यता की आरंभिक विकास यात्रा के संकेत मिले। और दूसरा सबसे बड़ी असंगति जो इन विद्वानों ने अपने निष्कर्षों में की वो ये थी कि इन्होंने अपना मत प्रस्तुत करते समय सुमेरियन सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता की गंभीर असमानताओं और हड़प्पा सभ्यता की अनेक मौलिक विशेषताओं को नज़रअंदाज कर दिया, जैसे सुनियोजित नगरों का निर्माण, कुशल जल निकासी व्यवस्था, पकी हुई ईंटों का प्रचुर उपयोग। सिंधु सभ्यता की जो दो ऐसी विशेषताएं हैं जो दुनिया की और किसी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में इनका विचार वहाँ से कैसे प्रेरित हो सकता है जहाँ कच्ची ईंटें या जल निकासी की व्यवस्था उन्नत अवस्था में नहीं थी। आधुनिक उत्खननों एवं अनेक जमाओं और प्राक हड़प्पा काल के स्तरों से प्राप्त जमाओं और अवशेषों से ये अब सिद्ध हो गया है कि हड़प्पा काल की शुरुआती या विकास क्रम जो था वो 4वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास जाता है। अतः हड़प्पा सभ्यता तिथि क्रम के हिसाब से देखें तो सुमेरियन सभ्यता से पीछे नहीं है बल्कि उतनी ही प्राचीन जान पड़ती है। इसी प्रकार देशी या स्थानीय उत्पत्ति का मत मानने वाले विद्वानों ने अपने पक्ष में जो तथ्य दिए हैं और वर्तमान में अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि सिंधु सभ्यता का विकास या निर्माता जो थे वो स्थानीय भारतीय उपमहाद्वीप के ही लोग थे जिन्होंने ऐसी सुविकसित सभ्यता को जन्म दिया। हड़प्पा काल के अनेक अवशेषों से हमें ऐसी जानकारियाँ मिली है जिसमें विशेषकर प्राक सैंधव संस्कृतियों के पूरा स्थल मुंडीगाक, नाल, किली गुल मोहम्मद, अमरी, कोटदीजी, हड़प्पा, बनावली, कालीबंगा इत्यादि ऐसे स्थल हैं जो हमें हड़प्पा काल से भी पहले के अवशेषों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और ये साबित करते हैं कि यही जो ग्रामीण संस्कृतियाँ जो थी वही धीरे धीरे अपने विकास क्रम में आगे जाकर नगरीय संस्कृतियों के रूप में विकसित हुई और उन्हीं स्थानीय तत्वों ने ही ऐसी सुविकसित सभ्यता को जन्म दिया। उपयुक्त प्राक सैंधव ग्रामीण संस्कृतियों
और हड़प्पा संस्कृति के जमाव वाले स्थानों से हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम कालीबंगा और कोटदीजी के हड़प्पा पूर्व के स्तर से रक्षा प्राचीर के अवशेष मिलना, बनावली के पूर्व हड़प्पा काल के अवशेषों से हमें सुनियोजित आवास व्यवस्था और दुर्गबंदी के प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार बनावली के प्राक हड़प्पीय स्तर से पक्की ईंटों के उपयोग के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। इससे विदित होता है सिंधु सभ्यता के नगर धीरे धीरे अपने विकसित भौतिक स्वरूप की ओर बढ़े, न कि आकस्मिक रूप से किसी बाहरी शक्तियों द्वारा आकर विकसित किए गए। इसी प्रकार कालीबंगा के पूर्व हड़प्पा काल के स्तर से हमें जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, जो विकसित हो रही कृषि व्यवस्था का संकेत देती है। इसी प्रकार हमें और भी ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि सिंधु सभ्यता का विकास सने सने यहाँ की ग्राम्य संस्कृतियों के विकास क्रम का ही परिणाम था। इस प्रकार नवीन अनुसंधानों से यह सर्वविदित हो गया है कि सिंधु सभ्यता के पूर्ण विकसित एवं नगरीय चरण का विकास प्राक सैंधव या हड़प्पा पूर्व की ग्रामीण संस्कृतियों के उदय से ही सने सने हुआ। सिंधु सभ्यता की जड़ें स्थानीय भूमि में ही काफ़ी गहराई तक जमी हुई थी। सिंधु सभ्यता के महान अध्येता ग्रेगरी पोसाल ने भी ये स्वीकार किया है कि सिंधु सभ्यता भारतीय मेगा शक्ति की ही अभिव्यक्ति है। विविध क्षेत्रों के से प्राप्त अवशेष इन प्रमाणों को सिद्ध करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त मानव कंकालों के अवशेषों से भी इस तथ्यों पर बल मिलता है, जिनमें धोलावीरा से प्राप्त मानव कंकाल भी है। सिंधु सभ्यता के निवासी वर्तमान भारतवासियों की तरह ही थे। हार्वर्ड के प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिचर्ड मीडोज ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नर कंकालों के विशद अध्ययन के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के वासियों का स्वास्थ्य उत्तम था एवं वर्तमान भारतवासियों की भांति ही उनमें विविध नस्लों का मिश्रण दिखाई देता है। प्राप्त नरकंकाल 4 विभिन्न प्रकार के प्रजाति समूहों को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन। मोहनजोदड़ो के नरकंकालों में भूमध्य सागरीय प्रजाति का बाहुल्य है, अतः यह संभावना व्यक्त की जाती है कि वहाँ के निवासी मूलतः भूमध्य सागरीय थे। अतः अभी निर्विवाद रूप से माना जा सकता है सिंधु सभ्यता के निर्माता या इसका विकास करने वाले जो लोग थे उसी भारतीय उपमहाद्वीप की उपज थे, और इन्हीं भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों ने अपनी मेगा शक्ति और अपने कौशल और अपनी जीवटता से ऐसी एक सभ्यता का निर्माण किया जो दुनिया में अपने आप में अनूठी है। और जिस काल में लोग सभ्य भी नहीं हुए, उस काल में उन्होंने ऐसी सुविकसित जल निकासी व्यवस्था जो कि सफाई का एक प्रमुख द्योतक है, उन्होंने पूरे विश्व को दी। ऐसे सर जॉन मार्शल ये कहते भी हैं कि 19वीं शताब्दी के मैनचेस्टर में भी ऐसी व्यवस्था, नालियों की सुगम व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है जैसे कि सिंधु सभ्यता के निर्माताओं ने आज से 5000 साल पहले ऐसी दूरदृष्टि और स्वच्छ सोच वाली संस्कृति को उन्होंने अंजाम दिया। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम इसमें इतनी चर्चा करेंगे, बाकी नगर नियोजन, स्थापत्य कला, सिंधु कालीन समाज का धर्म, समाज, राजनीति पर अपन अगले अध्यायों में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।